सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। कुछ लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर भी उनके बहुत से काम अधूरे छूट जाते हैं। कहा यह जाता है कि व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व ये रखता है कि आप किस कार्य में लगे हैं। क्योंकि चींटी भी दिन भर काम करती है, लेकिन जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है वो है महत्वपूर्ण कार्य। अगर बात की जाए समय की, तो समय अनमोल है, बहुमूल्य है, इसलिए इसे यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग जीवन को सफल और सार्थक बनाता है, इसलिए समय की पहचान आवश्यक है। आइए जानते हैं क्या है आज की तिथिवार और नक्षत्र, और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अक्सर हम लोग बहुत सी किताबें अपने पास रखते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का समय नहीं मिलता। हमें जीवन का ज्ञान मिलता है किताबों से, क्योंकि किताबें सिर्फ पन्नों का गठजोड़ नहीं है, बल्कि जीवन के ज्ञान का गठजोड़ है। और जीवन का ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब उसे क्रिया में लाया जाता है, तभी उसकी सिद्धि होती है। ज्ञान को अर्जित करना और उसका प्रयोग करना दो अलग बातें हैं। यदि ज्ञान को अपने अंदर ही रखा जाए तो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, और अगर उस ज्ञान को अपने कार्यों में लाएं, जीवन में उतारें, तभी जीवन को सही दिशा और मार्गदर्शन मिलता है। ज्ञान जीवन से भी प्राप्त होता है और इसके लिए आवश्यक होते हैं सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार जीवन में रखने से ऊर्जा मिलती है, और नई ऊर्जा मिलने से आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। नवेश धारणं सिद्धे कारणं न च तत्कथा क्रियैव कारणं सिद्धे सत्यमेतन्न संशयः। सिद्धि का कारण न तो योगियों का वेश धारण करना है और न ही योग का कथन मात्र। सिद्धि का कारण तो क्रिया है, और यह ही निश्चित सत्य है। The reason for achievement is neither wearing the dress of yogis nor just the statement of yoga. Action is the cause of accomplishment, and this is a definite truth. अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना पड़ता है। सूर्य को जीवन में ऊर्जा का स्रोत माना गया है। स्वास्थ्य के लिए इसका विशेष महत्व बताया गया है। आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देख लेते हैं सूर्य मंदिर, जो गुजरात में स्थित है, इस पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। वेदों में सूर्यदेव को संसार की आत्मा माना गया है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षोः सूर्यो अजायत कहकर सूर्य को विराट पुरुष का नेत्र बताया है। सनातन परंपरा में ऊर्जा के केंद्र माने जाने वाले भगवान सूर्य के देश भर में कई मंदिर हैं, जो न सिर्फ लोगों की आस्था के लिए बल्कि अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए भी जाने जाते हैं। आज हम गुजरात राज्य में मेहसाणा में स्थित सूर्य मंदिर के बारे में बताएंगे, जिसको मोढेरा में सन टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बना हुआ यह मोढेरा का सूर्य मंदिर लगभग 1026 ईस्वी के करीब
सूर्यवंशी सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यूं तो भारत में सूर्य मंदिर और भी हैं, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, मुल्तान का सूर्य मंदिर जो आज पाकिस्तान में है, कश्मीर में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर जिसको ललितादित्य मुक्तपीड ने बनवाया था। उसी क्रम में है गुजरात में स्थित यह प्राचीन मोढेरा का सूर्य मंदिर। इस सूर्य मंदिर की विशेषता यह है कि जिस स्थान पर यह मंदिर स्थित है, इस स्थान से सीधी रेखा है जो इस प्रकार से है कि यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है। आज हमारे पास जीपीएस टेक्नोलॉजी है, हम जब चाहें तब यह पता कर सकते हैं कि जिस स्थान पर यह मंदिर है उस स्थान के कोऑर्डिनेट क्या हैं। इसकी महत्ता, विशेषता, वैज्ञानिकता को हमारे प्राचीन शिल्प शास्त्रज्ञों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझा था और इस रेखा में मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर के गर्भगृह में 21 जून को जो पहली सूर्य की किरण पड़ती है, वह सीधी गर्भगृह में स्थित भगवान सूर्य की प्रतिमा में लगी मुकुट की मणि पर पड़ती है, ऐसा माना जाता है। जब मणि पर यह सूर्य की पहली किरण पड़ती थी, उस समय पूरा गर्भगृह चमक जाता था। अब आप समझिए कि हमारे प्राचीन वास्तुकारों को न केवल खगोल विद्या का ज्ञान था, बल्कि उस ज्योमेट्रिकल तरीके का भी ज्ञान था जिसके अंतर्गत उन्होंने यह रचना की। और 21 जून का सुंदर दृश्य 180 डिग्री की रेखा में आज भी हम इस मंदिर में देख सकते हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर के सभा मंडप की ओर जाते हुए हमें ज्ञात होगा कि यहाँ की दीवारों पर सूर्यदेव की 12 प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। सूर्यदेव की इन प्रतिमाओं की विशेषता यह है कि ये साल में आने वाले 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। गुजरात में स्थित यह मोढेरा सूर्य मंदिर ईरानी स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया है। इस मंदिर के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा गर्भगृह कहलाता है और दूसरा हिस्सा सभा मंडप। गर्भगृह की लंबाई करीब 51 फुट 9 इंच है और चौड़ाई 25 फुट 8 इंच के करीब है। सभा मंडप के थोड़ा आगे एक विशाल कुंड भी है जिसे सूर्य कुंड या रामाकुंड नाम दिया गया है। वहीं सभा मंडप की बात करें तो इसमें कुल 52 स्तंभ हैं। इन स्तंभों की विशेषता यह है कि इन पर रामायण और महाभारत काल के खूबसूरत चित्रों और प्रसंगों का चित्रण किया गया है। लगभग 1200 वर्षों पहले बना यह मंदिर अपनी वास्तुकला, गृह दशाओं के विज्ञान व शिल्प के कारण प्रत्येक जनमानस के लिए आकर्षण का, गौरव का सदैव केंद्र रहेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा में यह दिव्य भव्य स्थान हमारे लिए आस्था के साथ साथ हमारी समृद्ध वैज्ञानिक परंपरा का भी केंद्र है। जैनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूर्य का प्रकाश जीवन को रोशन करता है, वहीं अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात की जाए तो सेहतमंद रहने के लिए कहा जाता है कि कुछ देर धूप में अवश्य बैठना चाहिए और साथ ही सूर्य के प्रकाश में वो शक्ति है जिससे रोगाणु विषाणु नष्ट हो जाते हैं। अगर रोगाणुओं का असर शरीर पर हो तो कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं। हेपेटाइटिस एक ऐसा ही रोग है जो जिगर को प्रभावित करता है और जो व्यक्ति इसके संक्रमण से प्रभावित हो जाए उसके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हेपेटाइटिस के संक्रमण से कैसे बचाव किया जा सकता है और अगर इसका संक्रमण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इलाज कैसे किया जाएगा, आइए समझ लेते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। हेपेटाइटिस एक प्रकार का संक्रमण है जो जिगर को प्रभावित करता है। आमतौर पर इस रोग के कारण जिगर में सूजन आ जाती है और जिगर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। हेपेटाइटिस होने का प्रमुख कारण वायरस का संक्रमण होता है। हेपेटाइटिस वायरस कई प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रमुख है हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई वायरस दूषित पानी या दूषित खाद्य पदार्थ के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। इनका कारण अक्सर साफ सफाई की कमी होता है। इस प्रकार के हेपेटाइटिस के मामले गर्मी और बरसात के मौसम में अधिक मिलते हैं।
क्योंकि इस मौसम में पानी दूषित होने की संभावना अधिक होती है। वायरल हेपेटाइटिस के 5 वायरस हैं, A, B, C, D और E। तो जो 4 प्रमुख वायरस हैं A, B, C और E होते हैं। A और E होते हैं हमारे पानी और गंदे खाने की द्वारा। तो इनको हमें अगर रोकना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने खान पान की शैली का बहुत ध्यान रखें। कहीं से भी खाना ना खाएं जो बाहर, अगर हमें कोई भी शंका होती है खाना यहाँ पे हमें साफ़ नहीं मिलेगा। इस तरह से पानी जो है, तो दूषित पानी अगर कहीं है तो उस पानी को साफ़ करके पीने की आवश्यकता है। तो A और E कम होगा आपका जब अपने खान पान और पानी का ध्यान रखेंगे। वहीं हेपेटाइटिस बी, सी और डी HIV की ही तरह संक्रमित रक्त और शरीर के संक्रमित द्रवों से फैलते हैं। ये संक्रमित खून चढ़ाने से, संक्रमित सुई या सिरिंज के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से, हेपेटाइटिस संक्रमित मां से शिशु को हो सकते हैं, या फिर उस्तरे का प्रयोग या नाक कान छिदवाने या टैटू के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सुई का प्रयोग करने से इस संक्रमण का खतरा हो सकता है। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, पर इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी भी बी की तरह ही होता है। खून की आवश्यकता है तो कहीं साफ जगह से खून का बंदोबस्त करें, जो ब्लड बैंक रिकॉग्नाइज हो, ना टेस्टिंग होती हो, खराब सुइयों या पुरानी सुइयों का इस्तेमाल ना करा जाए इंजेक्शन लगाने के लिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा हेपेटाइटिस से बचने के लिए। अगर सी हो गया है तो हमारी सरकार ने भी इसका इलाज का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। अब सारा इलाज, दवाइयाँ, जांच मुफ्त हैं सरकारी अस्पतालों में। सी है तो घबराए ना, अस्पताल में जाएं, अपने डॉक्टर और विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि वो हेपेटाइटिस वायरस से संक्रमित हैं। ऐसी अवस्था में वो अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। हेपेटाइटिस रोग होने पर व्यक्ति में पीलिया, बुखार, भूख कम लगना, पेशाब का रंग गहरा होना, उल्टी, कमजोरी और पेट में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। हेपेटाइटिस एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस मुख्य रूप से लिवर को अधिक प्रभावित करता है और इसके परिणाम गंभीर होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित लगभग 25% लोगों को जिगर में सिरोसिस होने का खतरा होता है या लिवर कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। ये आपको बीमारी आती है जब आप कोई कहीं से गंदा खून चढ़ जाता है या कोई सुई, और सबसे मुख्य कारण जो आजकल हमारे देश में है, माता से अपने बच्चे को ट्रांसमिशन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कहते हैं। और हेपेटाइटिस बी के बारे में सबसे अच्छी बात अगर हम ये कहें, वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास, और ये हमारी सरकार हमारे छोटे नवजात शिशुओं को बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट लगा रही है। तो आप अपने नवजात शिशुओं को आप वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी से बचाएं। और ये वैक्सीन बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन है और बहुत ही सेफ है, तो इस बारे में कोई आशंका नहीं करिए। अगर आप बड़े भी हो गए हैं, आपने नहीं ली वैक्सीन, तो अपना टेस्ट कराएं, HbA1c नेगेटिव है तो वैक्सीनेशन करवाइए। हेपेटाइटिस ए और ई का संक्रमण कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इस पे गंभीरता बढ़ सकती है। हेपेटाइटिस का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। साफ सफाई का ध्यान रखकर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस बी और सी लाखों लोगों में क्रॉनिक यानी लंबी और गंभीर बीमारी का कारण बन रहे हैं। इनके कारण लिवर सिरोसिस और कैंसर होने का खतरा रहता है। हेपेटाइटिस के विषय में जानकारी और सावधानी रखकर हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। योगासन, ध्यान और प्राणायाम हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, रोगों से बचाव करता है और अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसे ठीक करने में भी सहायक होता है। आइए देखते हैं कि प्राणायाम के माध्यम से कैसे आप अपने शरीर, मन को शांत रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। नमस्ते, मैं प्रियंका। आज हम समझेंगे उज्जयी ब्रीदिंग या उज्जयी प्राणायाम के बारे में। उज्जयी का मतलब होता है विक्टोरियस इंग्लिश में, और उज्जयी प्राणायाम हमारे थ्रोट के, हमारे गर्दन के थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए होता है। उज्जयी ब्रीदिंग करते समय आपको 2 उंगली इधर रखना है और गहरी लंबी सांस लेते हुए एक हिसिंग साउंड हल्का सा आता है।
और 3 काउंट्स तक होल्ड करना है और नाक से ही एक्सहेल। फिर से तीन बार इनहेलेशन, इनहेल सांस भरना है और 3 सांस छोड़ना है। उज्जयी ब्रीदिंग करने से, उज्जयी प्राणायाम से आपके थायराइड ग्लैंड को एक बैलेंस मिलता है। उसके साथ में आपकी बॉडी में और फुर्ती आती है और आपका दिमाग शांत रहता है। ये हमारे वोकल बॉक्स जैसे हम बोलते हैं उसको भी आराम देता है। उज्जयी ब्रीदिंग से आपका ब्रीदिंग करना या प्राणायाम से आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। ये थायराइड, जिनको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है और सुबह सुबह करने पे इसके और भी बेनिफिट्स हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र। नमस्कार। शरीर की ऊर्जा इतनी बढ़े सवेरे सवेरे कि पूरे दिन उसका उपयोग हो सके, ऐसा कुछ करें तो कितना अच्छा रहेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम उज्जयी प्राणायाम करें। उज्जयी मतलब गले के जो ग्लॉटिस एरिया है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन करके वहाँ से सांस लेना और छोड़ना। ये मसल्स का उपयोग करने से सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त ऐसी डीप सांस की प्रक्रिया होती है कि एनर्जी बढ़ती ही है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ कसरत भी की जाए, आसन किए जाए, जहाँ आप आगे झुक रहे हो, गर्दन को ऊपर ले जा रहे हो और थोड़ी देर रुक रहे हो। यहाँ इस एरिया में मस्कुलर टेंशन हटेगा और सांस अच्छी तरह से आएगी। यही कुछ थोड़े आसन है वो करते रहें। खाने पे भी ध्यान दें कि न्यूट्रिशियस फूड खाएं, क्योंकि एनर्जी बढ़ाए रखनी। इसलिए धीरे धीरे हर क्षेत्र में हमें ध्यान देना है, इवन सोने में भी हमें अच्छा ध्यान देना है। बस ये सब करते रहें। नमस्कार। कहा जाता है कि प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह के समय योग करने से 1 घंटा यदि आप योग को समर्पित करते हैं तो बचे हुए 23 घंटे में आपकी ऊर्जा और उत्पादकता दुगनी हो जाती है। तो योग को अपने जीवन शैली में शामिल कीजिए, व्यायाम कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए प्रमुख भाषाओं में से एक है। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए संस्कृत का ज्ञान हमें हमारी जो संस्कृति है उसकी बेहतर पहचान करवाता है, जीवन को नया आयाम देता है। आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान।
स्वागतमस्ते सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां। नमो नमः। नमः इस शब्द को आप बार बार संस्कृतज्ञों और संस्कृत प्रेमियों के मुख से सुनते रहे होंगे, जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए यह शब्द कहते हैं, अर्थात नमो नमः कहते हैं, जिसका अर्थ है बार बार नमस्कार है। तो आज संस्कृत की पाठशाला में बात संस्कृत में स्वागत करते हुए नमस्कार से जुड़े वाक्यों के प्रयोग की। जैसे मैं आप सभी से अभी संवाद आरंभ कर रहा हूं, तो मैं संस्कृत में कहूंगा नमो नमः अहमस्मि नारायण दत्तः। आप भी ऐसे ही इसी वाक्य का प्रयोग करते हुए संस्कृत में संवाद का आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको नारायण दत्तः की जगह अपना नाम जोड़ना है, यानी अपने नाम को रखना है। जैसे यदि आपका नाम है नरेंद्र या यशोदा, तो आप कहेंगे नमो नमः अहमस्मि नरेंद्रः या नमो नमः अहमस्मि यशोदा। ऐसे ही आप अपने नाम को जोड़ते हुए इस वाक्य के प्रयोग के साथ नमस्कार और अपना परिचय संस्कृत में प्रस्तुत करना सीख सकते हैं। इस आरंभिक औपचारिक शिष्टाचार को हम नमो नमः की जगह नमस्कारः इस संस्कृत शब्द के प्रयोग के साथ भी ऐसे कह सकते हैं, नमस्कारः अहमस्मि नारायण दत्तः। आप भी इसी वाक्य संरचना का प्रयोग करते हुए संस्कृत में अपने नाम को जोड़कर नमस्कारः इस शब्द के साथ औपचारिक शिष्टाचार का निर्वाह कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको कहना होगा नमस्कारः अहमस्मि आपका नाम, जैसे नमस्कारः अहमस्मि गवीशः, नमस्कारः अहमस्मि नीतीशः, नमस्कारः अहमस्मि गौरी, नमस्कारः अहमस्मि लता। ऐसे ही कई वाक्य, यानी आप अहमस्मि के बाद अपना नाम जोड़ सकते हैं। वैसे नमो नमः और नमस्कारः के अतिरिक्त भी हमारे पास कई संस्कृत शब्द हैं जिनसे नमस्कार का अर्थ निकलता है, जैसे अभिवादये या अभिवादनम, वंदे या वंदनम, प्रणमामि या प्रणामः, नमस्यामि या नमनम। तो आइए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कुछ और संस्कृत वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। अभिवादये अहमस्मि पत्रकारः, अभिवादनम या अभिवादनमस्तु अहमस्मि लेखकः। और अभिवादन के बाद अब वंदन शब्द के साथ करते हैं वाक्य प्रयोग, वंदे अहमस्मि संस्कृतानुरागी। ऐसे ही वंदनम या वंदनमस्तु अहमस्मि प्रशिक्षकः। एक और शब्द है प्रणाम, तो इसे आधार बनाकर वाक्य बना लेते हैं, प्रणमामि अहमस्मि पुस्तकप्रियः, प्रणामः या प्रणामः अस्तु अहमस्मि क्रीडाप्रियः। अब एक और शब्द नमन को लेकर करते हैं वाक्य प्रयोग, नमस्यामि अहमस्मि दूरदर्शन संदर्शकः, वारं वारं नमनम या वारं वारं नमनमस्तु अहमस्मि कार्यक्रम समन्वयकः। तो अब आप नमो नमः नमस्कारः के प्रयोग के साथ ही इन शब्दों को लेकर भी औपचारिक शिष्टाचार का निर्वाह कर सकते हैं संस्कृत में। इसके लिए आप बस करते रहें आज बताए गए शब्दों को लेकर संस्कृत वाक्यों का अभ्यास। और अभी मुझे दीजिए अनुमति, पुनर्मिलामः। नमो नमः। किसी भी कार्य में कुशल होने के लिए उसका अभ्यास आवश्यक है। जो लोग सोचते हैं कि योगी बनने के लिए जीवन को छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसी में निपुणता और कुशलता ही तपस्या है, तप है, योगी बनना है। कहा जाता है न जाने कितने सच और झूठ देखे हैं मैंने, फिर भी हर रोज उसी सच्चाई से उगता हूँ। मेरा तपना जलना कोई ना देखो, जग को रोशन करने के लिए प्रतिदिन निकलता हूँ। तो आप भी सूर्य की तरह रोशन होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं, तो उसकी तरह जलना यानी तपस्या करना भी आवश्यक है। कोई भी काम करें, कोई भी संकल्प लें, उसको पूरा करने के लिए समय ना देखें, बल्कि अपना पूरा ध्यान, पूरा प्रयत्न, पूरी मेहनत उसी में डाल दें। इसी से ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है जीवन तभी सफल होता है जब उसके लिए सत्यता से प्रयत्न किया जाए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।